अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पाकिस्तान्स करंट स्टेटस, ये करंट अफेयर्स का गिवन टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। तो लेक्चर इस पूरे का जो है फ्लो इस तरह से होगा। पहले डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, किस तरह से इवॉल्व हुआ है। उसके बाद आपके सिलेबस में जो गिवन टॉपिक है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसका एक ओवरव्यू। उसके बाद हम एसडीजीज की तरफ आ जाएंगे एंड देन हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है। ये हमारी इस पूरी डिस्कशन का फ्लो होगा। पिछली क्लासेस में जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, या पॉवर्टी के ऊपर एक डिटेल लेक्चर हुआ, एजुकेशन के ऊपर एक डिटेल लेक्चर हुआ, हेल्थ के ऊपर एक अलग क्लास हुई। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। एक रिलेवेंट जो है लेक्चर है। अगर आप इंग्लिश ऐसे की बात करें, डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है, ये जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके बहुत से सब्जेक्ट्स में इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको काम आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने पास हेडिंग लगाएं, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एवोल्यूशन। सो ये बीच में जो टर्म है ना, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है और उसके लिए कुछ गोल्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट है क्या भला। अर्ली जो कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट का, वो 19th सेंचुरी में जो आप एक कॉलोनियल इरा था, जब वेस्ट के कंट्रीज कॉलोनीज बनाते थे मुख्तलिफ जगहों पे जाके। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनी बनाई, ब्रिटिशर्स ने जाके अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे कॉलोनी बनाई, एक एक पूरी रेस लगी हुई थी। तो उस वक्त डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो था कॉलोनीज बनाना। एक फॉरेन कंट्री में जाना, एक फॉरेन नेशन को इन्वेड करना, उनको डोमिनेट करना और उनको ये बताना कि हम ये सब कुछ आपको डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। और उस डेवलपमेंट के चलते आप उनके कल्चर को एरोड करते थे, आप उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते थे अपने होम कंट्री को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये मर्केंटलिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो वाला यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि आप एक कॉलोनी बनाएं और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, उसको डेवलपमेंट का नाम दें। सो अर्ली कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रोमोटेड बाय द कॉलोनिस्ट इन 19th सेंचुरी। इट वाज ड्रिवन बाय देयर डिजायर टू डोमिनेट एंड कॉलोनाइज अदर नेशंस। और उस वक्त ये जो कॉलोनिज्म था, इट वाज कंसिडर्ड डेवलपमेंट। सो एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट के इस कॉन्सेप्ट का, ये कॉलोनियल इसका पास्ट है, जो आज के टाइम में स्कॉलर्स या वेस्टर्न जो लीडर्स होते हैं इस बात को हाइड करने की कोशिश करते हैं कि किसी वक्त में कॉलोनी बनाने को भी या कॉलोनिज्म को डेवलपमेंट के इक्वल माना जाता था। सो एक इसका जो है अगली पास्ट आप कह लें कि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट का एक है। तो इस टाइम से ये इवॉल्व हुआ है कॉन्सेप्ट। उसके बाद जी दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कॉन्सेप्ट फर्दर इवॉल्व होता है। ये जो आइडिया होता है ना डेवलपमेंट का, जो करंट जो डेवलपमेंट का आइडिया है, इट इज समहाउ लिंक्ड टू इट्स कंसेप्शन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में, जो 1950s का टाइम था। उस वक्त जो डेवलपमेंट के आइडियाज डोमिनेट करते हैं स्कॉलर्स की डिस्कशन को, वो आइडियाज आज की डेट में डेवलपमेंट की डेफिनेशन के तौर पर देखे जाते हैं। सो द करंट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा। 1950s वाला 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, उसके बाद 1950s में हम देखते हैं कि दुनिया में डीकोलोनाइजेशन का एक फेज स्टार्ट हो जाता है। मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं, जो पहले ब्रिटिश की कॉलोनी होते हैं, पोर्टुगीज की कॉलोनी होते हैं, वो आज़ादी मिलना उनको शुरू में हो जाती है एशिया में, अफ्रीका में। सो एक पूरा डीकोलोनाइजेशन का एरा स्टार्ट होता है। तो ये जब कॉलोनीज, जो फॉर्मर कॉलोनीज थी जैसे इंडिया, पाकिस्तान एंड नंबर ऑफ अदर कंट्रीज, ये पहले जब कॉलोनीज थी, अब ये न्यू कंट्रीज बन रहे होते हैं, तो इनको डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। एंड इसी दौरान ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, इसको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है कि आपने अब डेवलप करना है एंड कैसे करना है, उसके लिए एक सिस्टम
तैयार किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसके ऊपर हम एक लेक्चर है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जब हम इंटरनेशनल इश्यूज को कवर करेंगे ना, वहाँ पे इसको फर्दर आपकी क्लास में जब डिस्कशन होगी वहाँ पे इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है। लेकिन फॉर दिस डिस्कशन, फॉर दिस लेक्चर आप इतना समझ लें कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है, 3 इदारे हैं आपकी, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों इदारों का जो एक कलेक्शन है, एक साथ काम करना है, दिस इज ब्रेटन वुड सिस्टम। ये स्टैब्लिश किया गया, ये इदारे जो है ख़ास तौर पे आपका वर्ल्ड बैंक या ये जो IMF है, ये 2 इदारे जो है ये इस्टेब्लिश हुए वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद। और इन इदारों को इसलिए बनाया गया, ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम है ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया, ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस दुनिया के नक्शे पे आ रही थी डीकोलोनाइजेशन के फेज के चलते, इनको फैसिलिटेट किया जाए कि कैसे डेवलप होना है आपको। और इनको मॉडल ये बताया गया कि जैसे वेस्ट में डेवलपमेंट होती है और वही आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। इफ़ यू वेस्टर्नाइज, इसका मतलब है यू आर डेवलपिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इन इदारों ने प्रमोट किया, एंड दीज इंस्टीट्यूशंस गेन्ड पॉपुलैरिटी। और इन इंस्टीट्यूशंस ने डिज़ाइन किया, फाइनेंस किया मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, मुख्तलिफ डेवलपमेंट के प्लान्स को, पॉलिसीज़ को, एंड वो अब तक करते भी आ रहे हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कॉन्सेप्ट जो है 1950s से, जो आज की डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से आया है। लेकिन हमने देखा 1950s एंड 1960s में ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था, इसको प्रोमिनेंस मिली, एंड इट वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, ये समझने वाली बात है। ये 1950s और 60s में ये जो इदारे बनाए गए, और इसमें जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था कि डेवलपमेंट क्या है। पहले जो डेवलपमेंट थी 19th सेंचुरी वाली, वो थी आपने कॉलोनी बना दिया, आप डेवलप कर रहे हैं एक नेशन को, उनके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके खुद को फायदा पहुंचा के। लेकिन 1950s और 60s में जो ब्रेटन वुड सिस्टम बना, उसके बाद ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था, वो ये था कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी अगर GDP में खास तौर पे ग्रोथ आ रही है नंबर्स में, तो आप ग्रोथ कर रहे हैं। सो डेवलपमेंट वाज इक्वेटेड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे उन्होंने मतलब ये निकाला हुआ था कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, GDP में ग्रोथ आ रही है, आप डेवलप कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर एक साल पहले आपकी GDP $100 बिलियन की थी और नेक्स्ट ईयर आपकी GDP $120 बिलियन की है, इसका मतलब है कि यू आर डेवलपिंग। 1990s 50s और 60s में जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, वो इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड था। एक क्वांटिटी है ये जी, आप GDP एक क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी में अगर एक आपका चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज, इसका मतलब है आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ सेंट्रिक अप्रोच थी डेवलपमेंट की, इसको क्रिटिसाइज किया गया आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन लोगों का बहुत से कंट्रीज में इसमें फायदा नहीं हो रहा था, मासेस की प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एड्रेस नहीं हो रही थी बहुत से कंट्रीज में। सिर्फ एक पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा जो है उसको फायदा पहुंच रहा था, जो एलीट्स होते हैं जी, हर एक कंट्री में एलीट्स वर गेटिंग रिचर एंड रिचर। बाकी जो सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, वो वाजे नजर आ रही थी। सो आप इसका अंदाजा इस तरह से ले सकते हैं कि एक कंट्री में अगर 2% लोग रिच हैं और GDP उस कंट्री की $100 बिलियन है, और इस $100 बिलियन में से $90 बिलियन तो सिर्फ ये 2% लोग होल्ड कर रहे थे, बाकी जो बकाया 10% है वो सारे कंट्री में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी रिडन जो लोग हैं उनके पास था। सो अंदाजा लगाएं कि ये जो ग्रोथ सेंट्रिक मॉडल था डेवलपमेंट का, इसमें GDP की ग्रोथ कंट्री वाइज तो नजर हो रही थी, लेकिन ज्यादा तादाद में लोगों का फायदा नहीं हो रहा था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाजे नजर आ रही थी। आप एक कंट्री का मिसाल लें कि उसमें रिच तो रिचर हो रहे थे, कंट्री वाइज तो अंदाजा हो रहा था कि अच्छा जी, एक साल पहले इनकी GDP $200 बिलियन थी, आज $400 बिलियन हुई है, लेकिन उससे फायदा सिर्फ चंद लोग अगर उठा रहे हैं, मेजॉरिटी की प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रही। इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स में दिखाई दे रही है, लेकिन सोसाइटी खुशहाल नहीं है। तो इट वाज नॉट
नॉट डेवलपमेंट इन द ट्रू सेंस, और इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया बहुत से स्कॉलर्स ने। ज्यादातर आपके जो डेवलपिंग वर्ल्ड में जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। वहाँ के स्कॉलर्स ने, थिंक टैंक्स ने, कि ये डेवलपमेंट जो आपने मॉडल दिया है इसमें सबका फायदा तो नहीं हो रहा। सो जाहिर है इस 1950s और 60s वाले आइडिया को इस पूरे क्रिटिसिज्म के चलते आगे चेंज भी करना पड़ता है। अब 1950s और 60s में ये डेवलपमेंट मॉडल था ना, इसमें यह था कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, आपकी जीडीपी में ग्रोथ आएगी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है? मिसाल के तौर पे आप देखें कि एक आपने ये गिलास रखा है, ये जो आप बार्स में जाते हैं ना, आप पाकिस्तान में तो नहीं जाते होंगे, आपने मूवीज में तो देखा होगा, एक गिलास पड़ा है, ये दूसरा गिलास यहाँ पे पड़ा है, ये तीसरा गिलास यहाँ पे पड़ा है, एंड नंबर ऑफ गिलासेस यहाँ नीचे पड़े हैं। इसको आप बॉटल से जो है फिल करते जाएं, पानी डाल देते हैं, बाकी गलत चीज़ कोई नहीं डालते, ठीक है? ये फुल हो जाएगा। जब ये फुल होगा, ओवरफ्लो जब ये हो जाएगा, नीचे वाला ग्लास फुल होगा, उसी तरह ये यहाँ से भी जो है बहना शुरू हो जाएगा, देन नीचे वाला ओवरफ्लो, और ये दोनों फुल हो जाएंगे। अगेन ये जब ओवरफ्लो हो जाएंगे तो इससे नीचे जो ग्लासेस होंगे वो फुल होते जाएंगे। तो दिस इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अगर आप टॉप पे बैठे हुए इन रिच लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, इनकी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, और ये जब ज्यादा अमीर होते जाएंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, नीचे तबके वाले लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। सो 1950s और 60s में जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था इस ट्रिकल डाउन थ्योरी के ऊपर। दे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट इज गुड फॉर us all if a small group of people earn an enormous amount of money, their wealth trickles down to the rest of us। यानी आपको ये देखें, एक मिसाल दिया हुआ है, एक बंदे को यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं सोसाइटी में, या चंद बंदों को जो एलिट्स हैं, अगर उनको फायदा हो रहा है तो उनके फायदे में बाकियों का भी फायदा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंपनीज का क्रिएट होना एंड एम्पायर्स का बनना, तो बिजनेस एम्पायर्स का बनना, तो बाकियों को सोसाइटी में फायदा होगा। ट्रिकल डाउन की ये थ्योरी है कि इस तरह से जो इकोनॉमिक गेन्स हैं वो ट्रिकल डाउन होंगे, टॉप टू बॉटम फ्लो हो जाएगा सारा फायदा। ये थ्योरी थी, लेकिन इन रियलिटी ये था कि ये जो मनी है, इट वाज एक्चुअली बीइंग सक्ड फ्रॉम ऑल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी टू द पॉकेट्स ऑफ अ वेरी फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो एलिट्स हैं, उनके उनका ये जो ग्लास है ना, जो अज्यूम किया जा रहा था कि ये एक वक्त में ओवरफ्लो हो जाएगा और वो फिर नीचे वाले लोगों को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ये वक्त के साथ ये जो ग्लास है इसका साइज बढ़ते जा रहा था। ये पहले इतना था तो अब ये इतना होते जा रहा था, जब ये इतना भी फुल हो जाता अगेन ये बढ़ता जा रहा था। तो इन रियलिटी ट्रिकल डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो रहा था। चंद लोग जो हैं वो उनकी तो ख्वाहिश एंड ही नहीं हो रही थी, वो ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि जो उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो उससे नीचे वाले तबके को फायदा पहुंचाएं, उनको ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करें, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, वर्किंग कंडीशंस बेहतर करें। सो इट वाज नॉट हैपनिंग। so it therefore this growth based इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल और आइडिया कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करें, एलिट्स को फायदा भले होता है, होता रहे, उससे फिर ट्रिकल डाउन जो है इफेक्ट होगा, इट वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर ऑल द राइट रीजंस। जिसकी वजह से हमने देखा कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरी में तो दिखाया जा रहा था, लेकिन इन रियलिटी इट वाज नॉट हैपनिंग। दिस स्मॉल ग्रुप जो है इनकी जेब और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और वो सारा जो बाकी लोग हैं उनको और ज़्यादा सकअप करते जा रहे थे, उनके रिसोर्सेज पे अपना फ़ायदा करते जा रहे थे। इट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। देयरफॉर एज अ रिजल्ट दिस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट का आइडिया था कि डेवलपमेंट पहले जो है फोकस की गई थी, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड डेवलपमेंट। दिस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इवॉल्व फर्दर, ये फर्दर इवॉल्व होता है, और इसमें फिर सोशल इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और सोशल ग्रोथ सोसाइटी में नहीं हो रही, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन नहीं हो रही, तो फिर डेवलपमेंट सही मायने में नहीं हो रही। सो आइडिया डेवलपमेंट का चेंज होता है 1990s में, और ये आइडिया जो है ये सामने आता है कि अब जो डेवलपमेंट है उसका मतलब ये है कि सोसाइटी को भी
आपने डेवलप करना है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं और ज़्यादातर आबादी में उनका भी फायदा होना चाहिए, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, पावर्टी सोसाइटी में कम होनी चाहिए, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपने इकोनॉमिक ग्रोथ अगर की है, देन यू आर डेवलपिंग। 1990s में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने एम्फसाइज किया कि आपने ये जो फैक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स, इनको भी कंसीडर करना है अलोंग विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करना है। सो 1990s में ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये इरप्ट होता है कि आपकी सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नंबर्स में आती है और लोगों की ग्रोथ नहीं होती हेल्थ में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड्स में, तो फिर भी सही मायनों में आपकी सोसाइटी में, आपके कंट्री में ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं आ रही। सो देयरफॉर United Nation UNDP emphasized that these factors like health, education, living standards are important along with economic growth. These all factors are considered parameters of human development. एक स्केल बना दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आपने देखना है हो रही है या नहीं हो रही, तो इन सारी चीजों को देखना होगा। इसी डिकेड में 90s में 1992 में पहली अर्थ समिट होती है। क्लाइमेट का कंसर्न भी होता है इसमें, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का एजेंडा भी होता है। इसको रियो समिट कहते हैं। फर्स्ट अर्थ रियो समिट 1992 में होती है, जिसका फोकस ये था कि इन्वायरमेंट के जो इश्यूज है ना, उनको एड्रेस करना है कि कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रही है, डेवलप भी हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट के चलते जो एनवायरमेंट के ऊपर असर हो रहा है उसको इग्नोर नहीं करना। सो इस समिट का यही मकसद था कि यस, आप डेवलप करें, अच्छी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, वेरी गुड, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट ऐसे हो कि जिस तरह से आपके इन्वायरमेंट के इश्यूज जो हैं वो भी एड्रेस होते रहें। इन्वायरमेंट के इश्यूज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये ना हो। ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये इमर्ज होता है 1990s से भी पहले। 1987 में 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। ब्रंट, इसका नाम जो है मैं हर वक्त जब प्रोनाउंस करता हूं तो, ये वैसे नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, फीमेल हैं। ये उस कमीशन की हेड थी जो 1987 में ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, यूएन की कमीशन थी। इस इनका नाम है ब्रंड टेलैंड। अच्छा, आप खुद से इसको प्रोनाउंस, ब्रंड टेलैंड, ब्रंटलैंड, ठीक है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। सुनेंगे सुनेंगे तो नहीं इनके एंसेस्टर्स, ऑफस्प्रिंग्स एंसेस्टर्स तो नहीं सुनेंगे। बहरहाल, ये जो ब्रंड टलंड है, इनकी रिपोर्ट पब्लिश होती है विथ टाइटल अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है जी, अवर कॉमन फ्यूचर, 1987 में। और इस रिपोर्ट में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट ऐसी करें जो सस्टेन की जा सके, और सस्टेन करने वाली लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट वो होगी जिसमें आपकी सोसाइटी को भी फायदा हो और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। और इस रिपोर्ट को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है 1992 में, जब ये अर्थ समिट होती है, रियो वाली। सो दिस अर्थ समिट वाज समहाउ बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1987, और इस रिपोर्ट का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर करती है ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी ग्रोथ जहां पे आपके प्रेजेंट नीड्स जो है सोसाइटी की वो भी आप फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आप फ्यूचर जनरेशन्स के रिसोर्सेज को भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। इसको रीड कर लेते हैं। ये इसी रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था 1987 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। ठीक है जी, आप
अपने प्रेजेंट वक्त में अपनी ज़रूरत को पूरा करें, लेकिन इस तरह से पूरा करें कि आप फ्यूचर जनरेशन्स को भी ऐसा एनवायरनमेंट पास ऑन करें, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे क्वांटिटी में पास ऑन करें कि वो भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। तो आपका एक एक करंट जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर एक तरह से कर्जा है जो आप आगे आपने बचा के फ्यूचर जनरेशन्स को देना है। So this development, sustainable development focused on environment friendly development. डेवलपमेंट ऐसे करें कि जैसे आपके एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, इस पूरे अर्थ को आप नुकसान ना पहुंचाएं, आप प्लेनेट को सिक्योर रखें, उसके इकोसिस्टम को सिक्योर रखें, बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर रखें, नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं ऑन अर्थ एंड बिलो वाटर जो हैं ऑन लैंड, उन सबको सिक्योर रखें, फूड चेन डिस्टर्ब ना हो, पॉल्यूशन ना हो। फिर आप जो डेवलपमेंट करेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगी। फ्यूचर में जो जनरेशन्स होंगी उनको भी एक ऐसा माहौल मिलेगा कि वो भी अपने प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करेंगे और आगे भी ऐसा माहौल पास ऑन करेंगे कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स को भी नुकसान ना हो, दुश्वारी फेस ना करनी पड़े। सो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यही कॉन्सेप्ट 1897 में हाईलाइट किया गया, 1992 में अर्थ समिट में इसको इस्तेमाल किया गया। इस तरह से जो ये जो आइडिया है डेवलपमेंट का, ये इवॉल्व हुआ। अर्ली आइडिया था, आपने कॉलोनी बनाई तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आइडिया हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, नंबर्स में तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, देन आइडिया ये इवॉल्व हुआ कि आपने डेवलपमेंट करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिसमें ह्यूमन कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स आपने कंसिडर करने हैं, यही लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कहलाएगी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इस तरह से इवॉल्व हुआ है। सो वी कैन से डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बहुत से डायमेंशंस हैं, जिसमें आपके इकोनॉमिक डायमेंशन आ जाता है, सोशल डायमेंशन आ जाता है, पॉलिटिकल डायमेंशन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन आ जाता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हेल्थ केयर, आपकी क्वालिटी एजुकेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वायलेंस का ना होना, इन्वायरमेंट की आपने सस्टेनेबिलिटी करनी है, सिक्योरिटी करनी है, जेंडर एम्पावरमेंट करनी है, रिसोर्सेज ऐसे डिवाइड करने हैं कि इक्विटेबल रिसोर्स डिवीजन हो, सबको सबके साथ इंसाफ हो। सो दिस विल बी कंसिडर्ड डेवलपमेंट, और ये करंट जो है कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का। आई डोंट नो अगले 20-30 सालों में ये कॉन्सेप्ट फर्दर किस डायमेंशन में इवॉल्व होगा। करंटली जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो ये है कि डेवलपमेंट एक कंप्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। सो दिस इज डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस। सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर कहीं पे ऐसे आ जाता है, कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक आ जाता है, नाउ आई अज्यूम कि आपका डेवलपमेंट को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉडन हो चुकी है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट हैं ये जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आई रिपीट, पहले भी मैं बता चुका हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस करता है कि आपके इकोनॉमी की साइज में इंक्रीमेंट जो आ रहा है, या आपके जीडीपी का जो आउटपुट है, या जीडीपी ग्रोथ जो हो रही है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। आपका इकोनॉमिक आउटपुट अगर क्वांटिटी में मेजर किया जाए, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मिसाल के तौर पे ये जीडीपी का एग्जांपल है, एक साल पहले 300 बिलियन जीडीपी है, नेक्स्ट ईयर अगर 350 बिलियन जीडीपी है, देन दिस विल बी कंसिडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी। हाउएवर, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ से आप सोसाइटी को इक्वालिटी और जस्टिस की गारंटी दे सकते हैं। हो सकता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसमें चंद अमीर लोग ही अमीर हो रहे हैं, जो पहले हमने बात ऑलरेडी कवर की है। तो इट इज पॉसिबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज अकरिंग वाइल सोसाइटी में इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही हैं, इनजस्टिस भी बढ़ रहा है, चंद लोग फायदा उठा रहे हैं उस ग्रोथ का। तो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक जो है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ये क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज जो आप नंबर्स में मेजर कर सकें, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट इज अ क्वालिटेटिव, एक क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है, जिस जो ये कहता है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज बियॉन्ड
द क्वांटिटी जो आप जीडीपी को रेफर करते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज बियॉन्ड दिस क्वांटिटी। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इट कंसिडर्स कि आपकी सोसाइटी में ग्रोथ ऐसी हो जहां पे आपकी नंबर्स भी ग्रो हो रहे हो, उसी के साथ साथ आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से सोसाइटी में हो रही हो, सब लोगों का फायदा हो रहा हो। इक्विटी पे फोकस करते हैं कि इंसाफ हो रहा हो, आप इस तरह से डिवीजन कर रहे हो रिसोर्सेज का जैसे सोसाइटी में सबको इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा पहुंच रहा हो। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्स कि आपके ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो शेयर्ड हों इक्विटेबली। यहां पे देखें जी, इक्वली वर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बराबर शेयर नहीं होने, इक्विटेबली शेयर होने हैं। ऐसे शेयर होने हैं जैसे इंसाफ हो रहा हो। कुछ लोगों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत बाकियों से कम होती है, अगर आप बराबर रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे तो सबका बराबर फायदा उसमें नहीं हो रहा होगा। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यह है कि ग्रोथ आए सोसाइटी में, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा सबको हो रहा हो, फेयर तरीके से फायदा हो रहा हो सोसाइटी में। आपकी सोसाइटी में जो ग्रोथ हो रही हो उसमें आप देखें कि दिस ग्रोथ इज इंक्लूसिव, सबको फायदा हो रहा है। सोसाइटी के सारे जो सेक्शंस हैं वो सब उस ग्रोथ में उनका जो फायदा है वो सबको पहुंच रहा है। ग्रोथ इज इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ग्रोथ नहीं है कि चंद लोगों को फायदा हो रहा है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न कि आपकी जीडीपी में ग्रोथ आ रही है नंबर्स में, वी डोंट केयर कि सोसाइटी में सबको फायदा हो रहा है या नहीं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मकसद यह है कि ग्रोथ आए लेकिन उस ग्रोथ का फायदा सबको हो रहा हो सोसाइटी में, फेयर तरीके से फायदा हो रहा हो, देन इट विल बी कंसिडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो वी हैव टू कंसिडर कि हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके सामने एक मिसाल है इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का। अब देखिए जी, यहाँ पे तीन लोग हैं, वो सामने कोई जो है गेम चल रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पे एक बैरियर लगी हुई है। ये पहला वाला बंदा कुछ ज्यादा लंबा है, ये उससे कम लंबा है। ये छोटा सा बच्चा है 1-2 साल का, ये भी बेचारा गेम ही देखने आया है। अब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, ये 3 डब्बे पड़े थे, तो हमने सोचा कि 3 बंदे हैं, तीनों को एक एक दे देते हैं। दिस इज इक्वालिटी, हमने बराबरी कर दी थी। देखें, सबको बराबर हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। इन दिस पिक्चर इट इज अज्यूम दैट एवरीवन विल बेनिफिट फ्रॉम द सेम सपोर्ट, एक जैसी सपोर्ट, इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है। हमने सबको इक्वली ट्रीट कर दिया है। देखें, इस इक्वलिटी के चलते इसको तो फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, लेकिन इनको तो फायदा नहीं हो रहा, इसकी जरूरत ज्यादा थी। इसको अगर हम डब्बा नहीं भी देते फिर भी गुजारा हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर देखें। अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इक्विटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया। इक्विटी का मतलब है कि आपने इंसाफ करना है, जस्टिस करना है, जिसको जितनी जरूरत है रिसोर्सेज की उसको वो रिसोर्सेज उतने प्रोवाइड करने हैं। अब लास्ट वाले छोटे से इस लड़के को हमने 2 डब्बे दे दिए कि बेटा आप खड़े हो जाएं और आप देखें, मजा करें, होमवर्क बाद में कीजिएगा। तो ये देख रहा है मजे से। और बीच वाले को एक डब्बा दे दिया है, उसी से उसका गुजारा हो रहा है। पहले वाले को कुछ भी जरूरत नहीं थी, ठीक है जी, कुछ भी जरूरत नहीं थी, उसके बगैर भी ये देख पा रहा है। सो दिस इज इक्विटी एंड वी हैव दिस फोकस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि हमने सोसाइटी में इक्विटी करनी है। मिसाल के तौर पे आप अपनी सोसाइटी में देखें, आपके पास यहाँ पे 3 घर हैं और ऑन एवरेज आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में लोगों को गुजारा करने के लिए एक महीने में 30,000 रुपए की जरूरत होती है। कम से कम 30,000 होंगे तो फिर आप गुजारा कर पाएंगे। और पहले घर के पास 30,000 की इनकम है, दूसरे घर के पास 25,000 की इनकम है और आखिर वाले घर के पास 5,000 की इनकम है। ठीक है जी। और आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं, लेट्स सपोज 30,000। एक कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि अच्छा 30,000 हैं, 10-10,000 इनको दे दें। 10,000 आप पहले वाले को देंगे, इनके पास 40,000 हो जाएंगे। तो वैसे ही 30,000 से गुजारा हो रहा था, 10,000 इसके एक्स्ट्रा हो जाएंगे।
दूसरे वाले को 10,000 मिल जाएंगे, 25,000 में इनका गुजारा नहीं होना था, 30,000 में होना था, 10,000 एक्स्ट्रा मिल गए, इनके पास हो गए 35,000, और 35,000 में 30,000 में गुजारा कर लिया, 5,000 इनके पास बच गए। और आखिरी वाले जो घर हैं इनके पास 5,000 इनकम थी, आपने 10,000 दे दिए, 15,000 हो गए। अगेन इनका गुजारा 15,000 में भी नहीं होगा। आपने इक्वालिटी तो कर दी, बराबर तरीके से आपने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अवेलेबल रिसोर्स जो आपके पास 30,000 थे सरकार के पास 3 घरों को देने के लिए, आपने बराबरी कर दी, लेकिन बराबरी से में सब में जो है बराबर बेनिफिट नहीं आया ना। सोसाइटी में जिसमें वो ये रहते थे, ए का गुजारा हो रहा था उस पैसों में, बी का जो है 5,000 पे हो जाता, और तीसरे का उसको ज्यादा चाहिए थे। तो अगर आपने यहाँ पे इक्विटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते तो आप क्या करते, पहले को 1 रुपया नहीं देते, बेटा कहते कि बेटा आपकी इनकम इनफ है, आपको फायदा बराबर हो रहा है, सोसाइटी में गुजारा हो रहा है। दूसरे वाले को आप 5,000 देते, तीसरे इसके भी 30,000 बराबर हो जाते, और तीसरे वाले को आप रिमेनिंग 25,000 दे देते, इनके भी 30,000 कंप्लीट। ये हो गई इक्विटी, दिस इज कॉल्ड जस्टिस, आपने इंसाफ कर दिया। और ये आप जब सोसाइटी में पॉवर्टी एलिवेट कर रहे होते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से गांव जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हैं, कौन से एरिया के लोग जो हैं वहां पे पॉवर्टी नॉर्मल है, कहाँ पे जो है मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्विटेबल तरीके से हो सके। और यही प्रोविंसेस में भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कौन सा प्रोविंस सबसे ज्यादा गरीब है, कौन सा नॉर्मल है, कौन से प्रोविंस में पैसे इनफ हैं, तो उस हिसाब से आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करें। दिस इज कॉन्सेप्ट दैट नीड्स टू बी अप्लाइड अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, सोसाइटी में सबको प्रॉस्पेरिटी सबकी करवानी है। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमें फिर 1990s में नजर आया, क्योंकि पहले वाला जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था उसमें ये चीजें हाईलाइट नहीं हुई थी, इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। अब ये तीसरा जो स्टेप है, तीसरी इमेज में ये है कि आपने क्या कर दिया, ये जो बैरियर है जिसकी वजह से ये तीसरा बच्चा देख ही नहीं पा रहा था, ये बैरियर ही आपने हटा दी। सो इन द थर्ड पिक्चर वी कैन सी दैट विदाउट एनी सपोर्ट ऑल दीज इंडिविजुअल्स आर एबल टू सी, अपना मैच एंजॉय कर पा रहे हैं। आपने जो इनके बीच इनइक्वालिटी थी ना, वो अब रुकावट नहीं बन रही है, क्योंकि बैरियर आपने हटा दी। लेट सपोज पॉवर्टी है, लोग गरीब हैं, और गरीब से आगे वो बेहतरी की तरफ इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि इनके पास एजुकेशन की कमी है, इलिटरेसी है। तो इलिटरेसी को अगर आपने एड्रेस कर दिया, बैरियर को हटा दिया, तो ये भी बाकियों के जितना अर्न कर पाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे। सो ये आखिरी स्टेज होता है। पहले तो आप कोशिश करते हैं कि आप इक्विटी पे फोकस करें, उसके बाद ये जो बैरियर होता है ना जिसकी वजह से लोगों को फायदा नहीं हो रहा होता, उनको आप जो है सेल्फ सफिशिएंट बना दें। इन दिस थर्ड फोटो all three can see the game without any support or accommodations because the cause of inequality was addressed। ठीक है जी, this the systematic barrier has been removed। और यही कॉन्सेप्ट आप सोसाइटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, आप बैरियर हटा देते हैं और इनइक्वालिटी एड्रेस हो जाती है। ये आप जो भी आपकी सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, जहाँ पे जो इनइक्वालिटी होगी सोसाइटी में, वहाँ पे जो बैरियर है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको एड्रेस करें, जैसे सब एक तरह से इक्वल फायदा उठा पाए डेवलपमेंट का। तो इक्वलिटी मसले को हल नहीं कर रही थी, इक्वलिटी इज अ सॉल्यूशन, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन ये होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये होगा कि आप बैरियर्स जो है, रुकावटें ही हटा दें, जैसे लोग जो है सोसाइटी में बराबर डेवलपमेंट का फायदा उठा पाए। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर एंड आई यूज्ड इट टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल इक्विटी एंड रिमूविंग द बैरियर। अच्छा, अगेन ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कंटिन्यूड है। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट में ट्रांसफॉर्म करना है, आपने क्या करना होगा, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इंश्योर करें कि इंक्लूसिविटी हो, ग्रोथ ऐसी हो कि सबको फायदा हो रहा हो, ग्रोथ सोसाइटी के सारे सेगमेंट को अगर बेनिफिट हो रहा है उस ग्रोथ से, तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बाय इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी, बाय इंश्योरिंग दैट ग्रोथ इज बेनिफिटिंग ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी,
एंड दिस रिक्वायर्स वेरियस फीचर्स। अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है सोसाइटी में, आपने रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल तरीके से करनी होगा। इक्विटेबल कैसे है? जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया कि आपने इक्विटी पे फोकस करना होगा। सो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल तरीके से करनी होगी, पॉवर्टी को ख़त्म करना होगा, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा, लोगों की जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करने के इनिशिएटिव्स लॉन्च करने होंगे। ये सारे आप अमल करेंगे तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को टर्न कर पाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसे पूरी सोसाइटी में जो रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उस ग्रोथ का फिर सबको फ़ायदा होगा अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो पॉवर्टी एलिवेट करें, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल तरीके से हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कैपेसिटी इन्हांस करें लोगों की। ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे सोसाइटी में। जो ग्रोथ होगी वो इंक्लूसिव होगी। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने समझ लिया, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया किस तरह से इवॉल्व हुआ है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, प्री रिक्विजिट्स आपने समझ लिए। अब आ जाते हैं एमडीजीज के ऊपर। एमडीजीज स्टैंड्स फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सो जब एक पूरी 1000 साल पूरे होने वाले थे, 1990s ख़त्म होने वाला था, एक नए नए मिलेनियम में दुनिया दाखिल हो रही थी ईयर 2000 से। सो उसके लिए कुछ गोल बनाए गए और वो गोल जो हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल थे। आपने डेवलपमेंट करनी है और डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। और 2000 में सितंबर में यूनाइटेड नेशंस ने 8 जो है इस मिलेनियम के गोल बनाए, सेट किए पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज के लिए, सारे नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो 2015 तक अचीव करने थे। लेकिन 2015 में जो फाइनल रिपोर्ट आई थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, उसमें ज़्यादातर कंट्रीज ने इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाए थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज आल्सो अनएबल टू अचीव ऑल दोज गोल्स। और ये गोल्स क्या थे? आपने एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर को एरिडिकेट करना है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सबको बच्चों को देनी है, यानी आप पे प्राइमरी लेवल पे सारे बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, HIV, मलेरिया और बाकी डिजीज को कॉम्बेट करना है, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी है, ग्लोबल पार्टनरशिप पे फोकस करना है फॉर डेवलपमेंट। ये सारे गोल्स थे। कुछ कंट्रीज ने कुछ गोल्स को अचीव किया। अब ये गोल जो हैं इसमें चीज़ें इस तरह से सेट की गई थी, पॉवर्टी का इतना % आपने कम करना है, मोर्टेलिटी रेट जो है इतना आपने कम करना है, एजुकेशन जो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है उसके टारगेट सेट कर दिए कंट्रीज के लिए। तो ये जो गोल्स हैं इसको अचीव करने में एक तो रुकावट ये आई कि जो बाकी जो कंट्रीज थे, जो डेवलप कंट्रीज थे, उन्होंने फंड करना था, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करने थे कि उन फंड्स को यूज़ करें और आप ये सारे गोल्स जो हैं अपनी कंट्रीज में अप्लाई करें और हमें रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें। लेकिन जी होता यह है कि सितंबर 2000 के बाद 9/11 का वाकया हो जाता है, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो जाती है, अमेरिका और बाकी कंट्रीज के नेटो के रिसोर्सेज उस पे लग जाते हैं। अगेन 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बैंक्स वहाँ के जो है डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल होती है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में रुकावट के तौर पे देखी जाती हैं और इसी वजह से समझा जाता है। और उसके साथ साथ बहुत से कंट्रीज जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज की लीडरशिप है, वो इन गोल्स को ऐसे समझ रहे थे कि हम पे इम्पोज किए गए हैं, वो टॉप डाउन जो अप्रोच थी कि ऊपर से जो है अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उनको ऑन नहीं किया जा रहा। तो ये सारे फैक्टर्स एक तरह से आप कह लें कि फाइनेंशियल फैक्टर आ जाता है, ये पॉलिटिकल फैक्टर आ जाता है, और इंटरनल डोमेस्टिक उनकी जो विल फैक्टर है बहुत से कंट्रीज में। बेहतरी बहुत से कंट्रीज में आई। मैंने चंद आपके साथ आर्टिकल शेयर कर दिए हैं, आपको व्हाट्सएप पे जोहेब शेयर कर देगा। लेक्चर को सुनने के बाद वो आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सक्सेस स्टोरीज जो हैं एमडीजीज में वो भी हाईलाइट की गई हैं एक आर्टिकल में। और एक आर्टिकल में ये भी हाईलाइट किया गया है कि वाई एमडीजीज फेल्ड, उसको रीड कर लीजिएगा, वो आप आइडिया जो है
SDGs पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो डिस्कशन जो है ज़्यादातर हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए। ये तो 2015 में ख़त्म हो गया ना, उसके बाद वाला जो है दैट इज़ SDGs। ठीक है जी, अब SDGs की तरफ आ जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये इस्टेब्लिश हुए 2015 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अंडर रेजोल्यूशन 70/1। टाइटल था उस रेजोल्यूशन का, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी 2030 तक का टारगेट है दुनिया भर के कंट्रीज के लिए। जो MDGs थे, मिलेनियम के ये जो गोल्स थे, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे, लेकिन ये जो SDGs हैं ये पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सबके लिए हैं। दीज न्यू गोल्स आर यूनिवर्सल, एंड दीज गोल्स यूनिवर्सल इसलिए हैं, ये सब पे अप्लाई हो रहे हैं। सारे कंट्रीज ने इन गोल्स को अचीव करना है 2030 तक। 191 191 UN के मेंबर स्टेट्स ने एग्री किया कि वी विल ट्राई टू अचीव ऑल द टारगेट्स। गोल्स तो जी 17 गोल्स हैं, लेकिन हर गोल में नंबर ऑफ टारगेट सेट किए गए हैं। कुल मिला के 169 टारगेट्स हैं जो अब अचीव करने हैं सारे कंट्रीज ने बाय ईयर 2030। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुराद ये कि आपने डेवलपमेंट ऐसी करनी है जो लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन कर सकें। और इसमें जो आपके MDGs के गोल आपने जो अधूरे छोड़े हैं उसको भी आगे आपने सस्टेन करना है, क्योंकि डायरेक्टली डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे फंड अब नहीं आने वाला डेवलप्ड वर्ल्ड से, क्योंकि SDGs में वो गोल हैं जो अगर आप अचीव करेंगे तो आपका अपना फायदा है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने करना क्या है कि यू हैव टू डू सम एफर्ट, जिसमें आपने सेफ गार्ड करना है बायोडाइवर्सिटी को। दुनिया में आपके प्लैनेट अर्थ पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। आपने डेवलपमेंट इस तरह से करनी है कि आपका एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, और एनवायरनमेंट को आप इस तरह से सिक्योर रखें कि आप फ्यूचर जनरेशन्स को भी एक ऐसा एनवायरनमेंट पास ऑन करें, एक ऐसा माहौल दें कि उनको भी आगे ग्रोथ करने में दुश्वारी ना आए। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल एम्फसाइज करता है कि आपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है अलोंग विथ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करना है। और ये इस तरह से करना है कि आपका एम ये हो कि इंटर जनरेशनल इक्विटी हो। अब देखें, आप अपनी जनरेशन के साथ तो इक्विटी कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसके साथ भी इंसाफ करना है। आपने रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं करने, आपने इन्वायरमेंट को कंजर्व रखना है उनके लिए। आपके ऊपर एक तरह से कर्जा है, फ्यूचर जनरेशन्स को पास ऑन करनी है। ये सारी चीजें हैं, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने ऐसा नहीं सोचना कि 200-400 सालों तक हम बस इंजॉय कर लेते हैं, फिर आगे वाले लोग खुद देखेंगे। इस तरह से की डेवलपमेंट नहीं करनी। आगे वालों का ख्याल करना है जो आपके बाद आने वाले हैं, आपके बच्चों के बच्चे। ठीक है जी, तो दिस विल बी कंसिडर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस मॉडल को फॉलो करना है। और 2030 तक ये 17 गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं। यहाँ से 1 से लेकर 17 तक वन बाय वन इनको देख लेते हैं। हर एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तीसरी हॉरिजॉन्टल। नंबर ऑफ गोल्स 17 ग्लोबल गोल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपने अचीव करने हैं। ईच हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, वो रिप्रेजेंट करती है 3 पिलर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के 3 पिलर्स हैं। आपने सोसाइटी की प्रोग्रेस करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। और UNDP के ये जो 3 पिलर्स हैं, ये आप इन सारे गोल्स में अगर आप इन गोल्स को अचीव करेंगे तो ये तीनों चीजें हो पाएंगी। सोसाइटी भी प्रोग्रेस करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, और आपके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी हो रही होगी। सो दीज पिलर्स सर्व एज फाउंडेशन फॉर SDGs। और उनको SDGs को अगर इम्प्लीमेंट करना है और SDGs को का इम्पैक्ट देखना है, तो ये सारा कुछ जो है आपने UNDP के 3 पिलर्स को देखते हुए तय किया है कि आपने ये जो सारे गोल्स बनाए हैं ना,
SDGs में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये 17 ग्लोबल गोल्स हैं, ये सब बेस्ड हैं UNDP के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इन 3 पिलर्स के ऊपर: सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और ये भी समझ लें कि पैरामीटर्स हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, उसके चंद पैरामीटर्स ये हैं, या आप किसी को मेजर करते हैं ना, आपके पास एक स्केल होता है, तो दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है उसको देखने के लिए 4 आपने पैरामीटर्स हैं, 4 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। अर्थ की जो केयरिंग कैपेसिटी है उसका ख्याल करना है, यानी करंटली आप देखें दुनिया इज़ कैपेबल कि आपके रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी दुनिया जो आपका प्लानिट अर्थ है वो कैरी कर पा रही है। अर्थ हैज़ दिस कैरिंग कैपेसिटी, इसका ख्याल करना है। दूसरा पैरामीटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि आपने इंटर जनरेशनल इक्विटी पे फोकस करना है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट। तीसरा यह है कि आपने जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है। चौथा पैरामीटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि आपने जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं दुनिया में, इंसान भी, ह्यूमंस भी एक स्पीशी है, उसके अलावा लाखों स्पीशीज हैं आपके लैंड के ऊपर, समुद्र के ऊपर, और बहुत सी स्पीशीज अब तक डिस्कवर नहीं हुई, डाइवर्स स्पीशीज मौजूद हैं। उन उस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। देखें, एक स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी के किसी फूड चेन का हिस्सा होती है। अगर आप एक स्पीशी को एक्सटिंक्ट कर देंगे आपके ग्रोथ की वजह से, कोई स्पीशी, अगर लेट सपोज डॉल्फिन एक्सटिंग हो जाती हैं, लेट सपोज टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इसमें ये होगा कि एक पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है आपका। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट जो है स्पीशीज की डाइवर्सिटी, you have to address gender inequality, you have to focus on intergenerational equity, you have to include earth's carrying capacity in all your development projects, all your development initiatives. So ये 4 पैरामीटर्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स माने जाते हैं। अब वन बाय वन हम गोल्स को देख लेते हैं। गोल्स क्या हैं? 17 जो ग्लोबल गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला गोल जो है, पावर्टी आपने एलिवेट करना है। अब देखें जी, मिलेनियम के जो गोल थे, MDGs जो है, उसमें ऐसा नहीं था कि आपने पावर्टी को 100% ख़त्म करना था। एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का गोल नहीं था। जब गोल इतना बड़ा बनाया जाता है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एफर्ट भी उतनी ज़्यादा करेंगे। उसमें जो गोल्स थे उसमें यह था कि चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है आप इतना % कम कर दें, पावर्टी इतना % कम, परसेंटेजेस बताई गई थी। यहाँ पे जो गोल है 2030 तक आपने पावर्टी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। कितना बड़ा गोल है! 2030 तक गोल नंबर 2 है कि आपने हंगर बिल्कुल खत्म कर देनी है। भूख भूख दुनिया में हो ही ना, पावर्टी होगी तो भूख होगी। तो गोल नंबर 2 ये है कि 0 हंगर। गोल नंबर 3 ये है कि आपने गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग पे फोकस करना है। लोगों की, सबकी हेल्थ बेहतर होनी चाहिए, गोल नंबर 3। गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। गोल नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी। गोल नंबर 6 बोल दिया मैंने। गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, टॉयलेट्स आपके लिए हो, वाटर क्लीन हो। गोल 6, इसके ऊपर काम होना है। ठीक है जी। गोल 7, क्लीन एनर्जी हो और अफोर्डेबल एनर्जी हो। और क्लीन एनर्जी वो हो जो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे आप देखें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार्स का आना, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, कोल के यूज को रिड्यूस करना, दिस इज क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी, गोल 7। गोल 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब डिसेंट वर्क का मतलब यह है कि जो भी लेबर फोर्स है, लोग काम करते हैं, उनको फेयर वेजेस दी जाएं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। जैसे आप देखें, पाकिस्तान में कोल माइंस में अगर लोग काम करते हैं तो बाज़ दफ़ा न्यूज़पेपर के एक छोटे से हिस्से में खबर आएगी कि भाई कोल माइन में इतने लोगों की डेथ हो गई एक्सट्रीम गर्मी की वजह से, या कहीं पे जो है पत्थर गिरने की वजह से लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि उनके पास वो गियर्स ही नहीं होते, हेलमेट नहीं दिए जाते।
इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहा है कहीं पे, कोई आपका लेबर है, उसको आप इक्विपमेंट सही से नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, तो वी हैव टू प्रोवाइड डिसेंट वर्क। और उस डिसेंट वर्क में आपने लेबर का ख्याल करना है, उसकी वेजेस का, उसकी प्रोटेक्शन का, उसके इंश्योरेंस का। ये गोल है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, अगर लेबर की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, डिसेंट वर्क नहीं है, तो फिर भी आप पीछे रह रहे हैं। ठीक है जी, ये 8th गोल है, यहाँ पे हम पहुंचे हैं। 9th गोल, ये आपने इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी है, इनोवेशन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स, रेलवेज, ये सब कुछ डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूनिट्स बढ़ाने हैं, और इनोवेशन करना है। इनोवेशन का मतलब है कि आपने न्यू नॉलेज की क्रिएशन करनी है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इनोवेशन का एग्जाम्पल है आपके सामने। गोल नंबर 10, आपने इन इक्वलिटीज को रिड्यूस करना है। जो आपके जो कंट्री में, पाकिस्तान में, बाकी कंट्रीज में क्लास इनइक्वलिटीज हैं, रिच एंड पुअर का जो डिवाइड है, इस डिवाइड को आपने ओवरकम करना है। गोल नंबर 11, आपने सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज पे फोकस करना है, कि आप जो सिटीज एंड कम्युनिटीज डेवलप करते जा रहे हैं वो मैनेजेबल हो। ऐसा ना हो कि कराची में बारिश हो जाए और कराची सारा डूब जाए, आप मैनेज ही ना कर पाए। तो ट्रैफिक सिस्टम हो, सारी चीजें जो आपके सिटी में ऑपरेट हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एनर्जी की कंजप्शन है, एवरीथिंग शुड बी सस्टेनेबल। सिटीज में, कम्युनिटीज में, रूरल एरियाज में मैनेजेबल होनी चाहिए। और जो कंजप्शन है वो इस तरह से हो कि वो क्लीन कंजप्शन हो, क्लीन एनर्जी का यूजेज हो। दिस इज द फोकस। नेक्स्ट जो गोल नंबर 12 है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कंजप्शन अगर हो रही है तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। प्रोडक्शन अगर हो रही है चीजों की तो वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। दिस इज द गोल। गोल 13 यह है कि क्लाइमेट एक्शन लेना है आपने। वो जब हम एक पूरा लेक्चर करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें फिर हम देखेंगे क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और ये एसडीजीज का गोल नंबर 13 भी है। गोल नंबर 14, आपने लाइफ बिलो वाटर का ख्याल रखना है। गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड का ख्याल रखना है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए स्पीशीज का प्रोटेक्ट करना, फूड चेन को प्रोटेक्ट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोल नंबर 16, आपने पीस जस्टिस के लिए स्ट्रॉन्ग आपने इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, जैसे जैसे आपके विद इन कंट्री पीस हो, दुनिया में पीस हो, जस्टिस हो। ये आपका गोल है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो इसके लिए। गोल नंबर 17, आपने पार्टनरशिप करनी है इन गोल्स को हासिल करने के लिए। आप पार्टनरशिप कैसे करेंगे? फॉरेन पॉलिसीज प्ले में आ जाती हैं, कंट्रीज जो हैं आपस में कोऑपरेट करें, ग्लोबलाइजेशन का फोकस उसमें आ जाता है। तो जब हम पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी में नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पे हमारी पार्टनरशिप किस किस कंट्री के साथ कहाँ पे काम आ रही है। कहीं पे हमारे ट्रेड के एस्पेक्ट में हमारी पार्टनरशिप काम आ रही होगी, कहीं पे आपके एनर्जी के एस्पेक्ट में काम आ रही होगी। सो कहीं ना कहीं हमारे सारे गोल्स जो हैं इस पार्टनरशिप के जरिए आप अचीव कर पाएंगे। देखें, मिसाल के तौर पे अगर आप साउथ एशिया की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, अगर कोई एक ऐसी स्पीशी है जो इस सारे रीजन में इंडेंजर्ड है, खतरे में है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन कंट्रीज ने आपस में पार्टनरशिप करनी होगी। ठीक है जी, अगर टाइगर्स खतरे में है इंडिया में और नंबर ऑफ अदर कंट्रीज में, तो वो अगर पार्टनरशिप में आ जाएंगे, कोई एक इदारा बना लेंगे सुपरवाइज करने के लिए, तब उसको जो है अचीव कर पाएंगे। सो पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट अगर आपने इन गोल्स को अचीव करना है। और वही जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी फॉरेन पॉलिसी में। और उसका आप एक मिसाल दे सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल, जिसके जरिए दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो दीज वर 17 गोल्स जो सेट किए गए हैं एसडीजीज में 2015 में, और ये 2020-30 तक अचीव करने हैं सारे कंट्रीज ने। तो दीज गोल्स somehow गाइड ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा अंटिल 2030 तक जो ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा है। अब देखें जी, एमडीजीज जो थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल,
वो 2000 में सेट किए गए थे 2015 तक। उसके बीच में वॉर ऑन टेरर हो गया, उसके बीच में 2007-8 में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में आ जाता है, तो रुकावटें आ गई, फेलियर की तरफ चले गए। अगेन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसके लिए 2019 में एक बड़ी रुकावट आई, दैट इज कोविड-19। तो कुछ स्कॉलर्स ये मान रहे हैं कि ये जो एक डेडलाइन सेट की हुई है 2030 वाली, इसको शायद एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो 2019 में पेंडेमिक आया है उसने फिर बहुत सी चीज़ों को एक तरह से उसको पेस को डाउन कर दिया है, इनोवेशन को, इंडस्ट्री को, पावर्टी एलिवेशन को, एजुकेशन को, बहुत सी चीज़ों में इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से रुकावट आई है। तो दिस इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। सो ये जो गोल्स हैं एसडीजीज के, ये एक तरह से इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। अगर आपने 2023 तक कोई भी डेवलपमेंट करनी है तो इन गाइडलाइंस पे आपने उस डेवलपमेंट को परसू करना है, ठीक है जी। और इस एसडीजीज ने रिप्लेस कर दिया एमडीजीज को, इट इज़ आल्सो बीइंग मेंशन्ड। मैंने पिछले डिस्कशन में बता दिया आपको। ये जो की एस्पेक्ट है एसडीजीज का, एक की एस्पेक्ट इसका ये भी है कि एसडीजीज में आपका एम्फेसिस है कि आपने इम्प्लीमेंट करना है इन इन गोल्स को। आपने फाइनेंसेस जो हैं इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अचीव करने के लिए वो खुद मोबिलाइज करने हैं। आपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। आपने टेक्नोलॉजी, डेटा एंड इंस्टीट्यूशंस पे काम करना है। हर एक जो भी गोल है ना यहाँ पे, जैसे पावर्टी एलिवेशन है या आप एजुकेशन का गोल देख लें, हर एक गोल के लिए नंबर ऑफ इंडिकेटर्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस ने तय किए हुए हैं। क्वालिटी एजुकेशन में रूरल अर्बन डिवाइड आ जाता है, क्वालिटी एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन में नंबर नंबर ऑफ जो है पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने तय किए हुए हैं। अगर आपके क्वालिटी एजुकेशन में उन्होंने एक साल पहले की प्रोग्रेस और अब की प्रोग्रेस को मेजर करना है, तो वो देखेंगे कि गोल नंबर 4 पे जो उन्होंने इंडिकेटर्स रखे हुए हैं, उन इंडिकेटर्स में आपकी क्या प्रोग्रेस आई है, और उसी को ही देखते हुए वो आपकी प्रोग्रेस मेजर कर पाएंगे। तो वो आप चाहें तो यूएन की आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप हर एक गोल के इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स को देख सकते हैं। ये आपके आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करने में और ज़्यादा काम आएंगे। अगर मैं एक एक गोल के हर एक इंडिकेटर को यहाँ पर लिस्ट करता, तो वो आप देखें कि डिस्कशन कहाँ तक चली जाती। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पावर्टी पे आप देख लें, एजुकेशन के ऊपर देख लें, जेंडर के ऊपर आप ज़रूर देख लें। चंद ये चीज़ें हैं जिस पे आप ज़रूर जो हैं इंडिकेटर्स को देख लें। बाकी चीज़ों को भी आप अगर देखना चाहते हैं, यू कैन डू इट। अच्छा, ये जो एसडीजीज हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये जो है एक ब्लूप्रिंट है, एक वे आउट है, एक ब्लूप्रिंट है। अगर आपने दुनिया में इक्वलिटी हासिल करनी है, जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, आपने पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, अगर आपने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को जो है प्रमोट करना है बाय 2030, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मकसद ही यही है कि आपने इंश्योर करना है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस, क्लीन एयर, कोल, ये सारे आप प्रोटेक्ट रखें। और आपका गोल ये है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी हो रही हो, वाइल यू आर प्रिजर्विंग ऑल ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, उनको आप प्रिजर्व भी कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट डेवलपमेंट जो सस्टेन कर रही हो आपके इन्वायरमेंट को, आप की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रही हो, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें कंट्रीज के बीच, लोगों के बीच पार्टनरशिप प्रमोट हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर प्रिवेंट हो रही हो, वो आपकी सक्सेसफुल तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएं, पार्टनरशिप प्रमोट करें, कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट करें, यू आर developing in a sustainable manner. So these goals are designed for people, prosperity, planet, peace and partnership. ये 1 2 3 4 5 पीस जो हैं, ये आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं,
प्रॉस्पेरिटी के लिए डिजाइन किए गए हैं, प्लेनेट के लिए, पीस के लिए, पार्टनरशिप के लिए। एक दूसरा एस्पेक्ट एसडीजीज का ये भी है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो ये है कि जो भी गोल सेट किए गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट में, वो फंड्स पे रिलाई करते थे, बाहर की एड से रिलाई करते थे। हाउएवर ये जो एसडीजीज वाले गोल हैं, इसमें कंट्रीज ने प्रोजेक्ट्स को खुद सस्टेन करना है, गोल्स को खुद अचीव करना है, फंड्स को खुद मोबिलाइज करना है। भले आपके एमडीजीज वाले फंड्स डिप्लीट हो गए हैं, आगे आपने एसडीजीज के जो गोल हैं वो आपने खुद से आगे बढ़ाना है। यूएन का फंड सेटअप है, वो इंडिविजुअल प्राइवेट जो आपके वेंचर्स होंगे उनको फंड मिलता है अगर वो एसडीजीज में कोई भी गोल है उसको, उनका प्रोजेक्ट जो है किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है और जो प्रोजेक्ट जो है जेंडर इक्वलिटी के गोल को अचीव करने में सोसाइटी को हेल्प करेगा, तो उसको वो सपोर्ट करेंगे, फंड प्रोवाइड करेंगे। क्लीन एनर्जी को लेके आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको फंड मिल सकता है यूएन की तरफ से। तो नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स अगर इंडिविजुअल्स ले रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, उनको फिर फंड्स मिलते हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज में इट इज हैपनिंग। So companies can contribute to sustainable development goals by offering products or services, and these products and services should align with one or more of the 17 goals. आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई एक ऐसी सर्विस दी है जिससे आप लाइफ बिलो वाटर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने कोई एक ऐसी सर्विस दी है जिससे क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट एक्शन को, आप इस गोल को अचीव करने में अपनी एंड पे कोई हेल्प कर रहे हैं, so such companies will be given funds. SDGs funds are specifically designated, ये डेजिग्नेट किए गए हैं फंड्स जो हैं ऐसी कंपनीज के लिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही हों इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप कंपनी हैं, आप में आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का ख्याल आता है, फ्यूचर में कुछ ये करना है, तो ऐसा बिजनेस सोचें जो आपको इनमें से किसी एक गोल को अचीव करने में जो है कंट्रीब्यूटर के तौर पे दिखाए, और आप फिर यूएन से फंड्स भी आसानी से ले सकते हैं। आप इंटरनेशनल इनकी कॉन्फ्रेंसेस में भी आपको इनवाइट किए जाएंगे। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर फॉर यू अगर आपने इंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक स्टोरी मैंने यहाँ पे बनाई है आपके लिए अगर आपने एसडीजीज को रिमेम्बर करना है। एक गांव है, कोई भी गांव है, आप अपना गांव, अपने गांव का नाम ये ले लें, कोई गांव है, XYZ गांव है, पंजाब में, सिंध में, कहीं पे भी। उस गांव में एक बंदा रहता है, असलम। असलम की जर्नी को हम फॉलो करते हैं। एक तरह से ये नेमोनिक स्टोरी है, खुद से मैंने बनाई है, जैसे आप एसडीजीज को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद कर सकें। अब ये जो असलम है अंग्रेजी में बहुत इस्तेमाल होता है। मैं ग्रामर पढ़ा रहा होता हूँ वहाँ पे भी असलम बहुत इस्तेमाल होता है, मैं जब आपको मैथ पढ़ा रहा होता हूँ वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, तो हमने करंट अफेयर्स में भी इसको इस्तेमाल कर दिया। असलम एक पुअर इंसान है, पुअर है तो हंगरी है, एंड वो लेस एजुकेटेड है। मैंने अनएजुकेटेड लिख दिया, लेस एजुकेटेड है। ही इज पुअर, हंगरी एंड लेस एजुकेटेड। ठीक है जी। सो ये स्टार्ट वाले 3 गोल आ गए, और इसी को रियलाइज करते हुए असलम ये चाहता है कि उसने कुछ चेंज करना है अपनी जिंदगी में और इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी में। एंड ही नोटिस दैट हिज सिस्टर, उसकी बहन है एक, वो अनएजुकेटेड है। असलम जो है वो थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी बहन तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। सो हिज सिस्टर इज फेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी बिकॉज शी इज अनएजुकेटेड। तो देखें, गोल 1, 2, 3, 4, 5 मैंने गोल्स जो है हाईलाइट कर दिए हैं। अब पूरी स्टोरी में पढ़ देता हूँ, जो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं वो गोल्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी, एसडीजीज के। एंड ही इज डिटरमाइंड टू मेक अ डिफरेंस, कुछ डिफरेंस करना चाह रहा है सोसाइटी में, और उसकी बहन भी कोई डिफरेंस करना चाह रही है सोसाइटी में। बहन क्या करती है, वो साफ पानी की तलाश में चली जाती है अपने गांव के लोगों के लिए। सो ये गोल, नेक्स्ट गोल आ गया यहाँ पे एसडीजी का।
असलम की बात करें बैक एट होम, असलम ये रियलाइज करता है कि घर में जो है क्लीन एनर्जी की कमी है, और वो फिर घर से बाहर निकल जाता है डिसेंट वर्क की तलाश में, जैसे वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके अपनी। ठीक है जी। और उसको ये लगता है कि अच्छा डिसेंट वर्क तो मिलना नहीं है, कोई इनोवेटिव आइडिया जो है हो जिसके ज़रिए वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे, और वो फोकस करता है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और वो एक इनिशिएटिव लेता है, उस इनिशिएटिव से ना सिर्फ वो इनइक्वलिटी अपने गांव में रिड्यूस कर पाता है, बल्कि अपने गांव में जो इसकी कम्युनिटी होती है या इर्द गिर्द के शहर होते हैं, वहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर पाता है। तो असलम ने क्या किया, उसने ये सोचा कि घर में क्लीन एनर्जी नहीं है, मुझे डिसेंट वर्क चाहिए, और डिसेंट वर्क के लिए उसने सोचा कि अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ काम में लाऊं, और उसके ज़रिए उसने इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। और इस काम की वजह से सोसाइटी में इनइक्वलिटी रिड्यूस हुई, और सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई। असलम के इस काम की वजह से जो विलेजर्स हैं वो भी इंस्पायर होते हैं, और वो चाहते हैं कि अच्छा असलम ने इतना काम कर दिया है तो हम क्या करेंगे, हम अब रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजप्शन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे चीज़ों की। और पॉजिटिवली ये इनकी जो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन होती है क्लाइमेट चेंज को भी इम्पैक्ट करती है। एंड दे बिगिन टू केयर फॉर, अब वो जब देखते हैं कि इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं विलेजर्स, असलम की स्टोरी को देख के वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और इनके रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन से क्लाइमेट चेंज पे भी इम्पैक्ट आता है पॉजिटिव। और इनके इस एटीट्यूड की वजह से आगे जो है इनमें एक केयर डेवलप हो जाती है फॉर लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। लैंड पे रहने वाली लाइफ का भी ये फिर ख्याल करते हैं, और पानी में रहने वाली लाइफ का भी क्या ख्याल करते हैं। और इस विलेज में हम देखते हैं ये पॉजिटिव चेंजेस आ रही होती हैं। तो वहाँ पे सेंस ऑफ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो है वो इमर्ज होता है। जब ये इतना सेंस डेवलप कर लेते हैं तो वो फिर इदारे भी बन जाते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। आपस में ये सारे गांव के लोग पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, कलेक्टिव एफर्ट जो है देखने को मिलता है। सो इस सारी स्टोरी में अगर आप इसको बार बार याद करके मेमोराइज कर लें तो यू कैन इजीली मेमोराइज ऑल दीज 17 जो गोल्स हैं। सो पॉवर्टी, असलम इज पॉवर, हंगर, असलम इज हंगरी, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, असलम वाज इल। ठीक है जी। फोर्थ गोल जो है इक्वालिटी एजुकेशन, असलम की बहन एजुकेटेड नहीं है। जेंडर इक्वालिटी, असलम की बहन जो है जेंडर इनइक्वालिटी फेस कर रही है। सिक्स्थ गोल क्लीन वाटर, क्लीन पानी लेने जाती है, गांव में औरतें जाती हैं ना मटका सर पे लेके, वो पानी लेने जा रही है बाहर, वो याद करें सिक्स्थ गोल। अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी मिसिंग है असलम के घर में। एट्थ गोल, असलम जो है सर्च करता है रिसेंट वर्क के लिए। फिर नाइन्थ गोल, उसको लगता है कि अपनी इंडस्ट्री और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। लाइकवाइज उसके बिजनेस के बाद इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाती हैं, शहरों और इर्द गिर्द कम्युनिटीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। वो फिर लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन करते हैं, फिर क्लाइमेट एक्शन हो जाता है इनके सारे इन कामों की वजह से। फिर उनमें केयर डेवलप हो जाती है लाइफ ऑन लैंड की, एंड लाइफ ऑन, यहाँ 14 नंबर मिसिंग है। 14 नंबर है लाइफ जो है बिलो वाटर, एंड 15 है लाइफ ऑन लैंड। ये केयर डेवलप हो जाती है, और इस सब के बाद इस इन सारे लोगों के एक्शंस लेने के बाद पीस जस्टिस के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो जाते हैं। सो विलेजर्स विटनेसेस पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंड फाइनली ये सब कुछ उनकी आपस की पार्टनरशिप से हो पाता है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और इस स्टोरी के चलते आए अज्यूम कि आपको आसानी से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाएंगे। आगे जी बढ़ाते हैं लेक्चर को, एसडीजीज एंड पाकिस्तान। एसडीजीज एंड पाकिस्तान, अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको चंद रीडिंग्स प्रोवाइड कर दी हैं जोहेब के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में, वो देख लीजिएगा। विजन 2025 और विजन 2030, ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट के विजन्स हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे कुछ हाइलाइट्स आपको मिल जाएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी एंड पे टास्क है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कर दिया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। सो
ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान हैज़ इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनटू इट्स नेशनल डेवलपमेंट विजन्स। ठीक है जी, ये जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट विजन्स हैं 2025 एंड 2030, इनके साथ इन गोल्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है। सो ये जब आप विजन्स को पढ़ लेंगे तो अब आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे। ये आपकी एंड पे है, आपको रीडिंग टास्क प्रोवाइड कर दी गई है, ये आपने करना है। तो यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो हर साल एक इंडेक्स जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इस इंडेक्स के ज़रिए एक असेसमेंट प्रोवाइड की जाती है कि हर एक कंट्री की प्रोग्रेस क्या रही है इन गोल्स को अचीव करने में। ये चंद सालों की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। 2015 में जो है एसडीजीज गोल्स अनाउंस किए गए थे। उसके बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी 149 कंट्रीज में से 115 नंबर पे। नेक्स्ट ईयर 2017 में 157 कंट्रीज की असेसमेंट की गई, उसमें से पाकिस्तान 122 नंबर पे था। अगेन पाकिस्तान 156 में से 126 नंबर पे था। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइनिंग पे नज़र आती है स्टार्टिंग के ईयर्स में। अगेन 2029 में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही 162 कंट्रीज में से 130 नंबर पे था। देन यहाँ पे 2020, अगेन 2021, देन अगेन जी आपके आवास आ जाता है 2022, 2023। तो इस तरह से जो है ईयर ऑन हमने देखी है कि प्रोग्रेस फ्लक्चुएट होती रही है। 2029 में हमने देखा कि पाकिस्तान का स्कोर क्लाइमेट के एक्शन को लेके अच्छा था। पाकिस्तान में पेड़ लगाए जा रहे थे। एक ऐसी मुहिम जिसको यूएन ने भी जिसकी तारीफ की, बिलियन ट्री तो सुनामी। ठीक है जी। एंड लेकिन 2019 के स्कोर में भी पाकिस्तान की इस इंडेक्स में जो पाकिस्तान का स्कोर था वो इनोवेशन को लेके, जेंडर इक्वलिटी को लेके स्कोर लो था। हमारा स्कोर क्लाइमेट एक्शन में ज़्यादा था। आगे अ, हम रिसेंट की तरफ अगर बात करें, रिसेंट ईयर्स में 2022 में पाकिस्तान 2022 और अगर 2021 से कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट आई है। पाकिस्तान की जो एसडीजी की रैंकिंग है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड टू 125 in year 2022 from 129 in the previous year. So 2021 में हमारी रैंकिंग 129 थी, 2022 में जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। इस वक्त जब मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उस वक्त 2023 की जो है इन्होंने रिपोर्ट या इंडेक्स जो है पब्लिश नहीं की। आपके एग्जाम से पहले अगर पब्लिश हो जाती है तो उसको भी आप यहाँ पे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी। सो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आई है। पाकिस्तान की एसडीजी रैंकिंग इम्प्रूव हुई। पिछले साल में 129 थी, 2021 की बात हो रही है। 2022 में हमारी रैंकिंग हुई है 125, और इंडिया से कंपेयर करें तो उस साल में 2022 में इंडिया की रैंकिंग है 121। इंडिया से ही कंपैरिजन करते हैं हर बात में। बाकी अगर रीजनल कंट्रीज की बात करें, बांग्लादेश की रैंकिंग 102, बहुत बेहतर हमसे। श्रीलंका जो डिफॉल्ट पे चला गया है उसकी रैंकिंग 76। ईरान के दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी रैंकिंग 88। सो बाकी बाकी कंट्रीज हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, रीजनल कंट्रीज। यूएन के इस एसडीजीज के डैशबोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है इनइक्वलिटीज को रिड्यूस करने में, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन में, क्लाइमेट एक्शन में। इन इन गोल्स को लेके पाकिस्तान की अच्छी प्रोग्रेस रही है। 2022 की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस थी, लेकिन गोल्स को अचीव करने की कोशिश की गई है। जिसमें हम कहते हैं कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर काम किया गया है, डिसेंट वर्क लोगों को प्रोवाइड करने के ऊपर काम किया गया है।
लाइफ बिलो वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया गया है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने के ऊपर काम किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है फॉर अदर गोल्स लाइक पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हंगर को रिड्यूस करना, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन और इंडस्ट्री, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, लाइफ ऑन लैंड, पार्टनरशिप या फॉरेन पॉलिसी जो है बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर गोल्स को, इन सारे एरियाज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 2022 के इंडेक्स के मुताबिक अच्छी नहीं थी। अच्छा, 2029 के एंड में पेंडेमिक भी आ जाता है, कोविड-19 पेंडेमिक, जिसकी वजह से कुछ एस्टीमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो है पावर्टी भी बढ़ जाती है। दिस पेंडेमिक वर्सन द पावर्टी सिचुएशन, 40% मोर पीपल जो है पावर्टी लाइन के बिलो चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये एक इदारा है पाकिस्तान में, उनके एस्टिमेट्स के मुताबिक 40% और ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ जाती है कोविड-19 के बाद, तो इन गोल्स को अचीव करने में रुकावट आ जाती है। गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होती कि लोगों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए जो पॉवर्टी लाइन के बिलो जा रहे हैं। देखिए, 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान में जब से आई है उसके बाद से बहुत से सब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये डिवॉल्व होके सेंटर के पास ये सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब ये प्रोविंसेस के पास चले गए हैं ये सब्जेक्ट्स। हमने एजुकेशन के ऊपर डिटेल लेक्चर किया था, हेल्थ के ऊपर, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा लेक्चर में कि कौन सी चीज़ें जो हैं एजुकेशन को लेके प्रोविंसेस के हाथ में। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत है। सो 70% जो SDGs में आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को मीट करने के लिए जो 70% रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में प्रोविंसेस के ऊपर आ गई है। और इन एसडीजीज को इन गोल्स को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए जो आप कह लें कि रिमेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 30% रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें कि वो उनके ऊपर है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर है। अगर वो इतना बेहतर हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे तो इन गोल्स को अचीव करना उतना आसान हो जाएगा। और बेहतर ये होगा कि सारे प्रोविंसेस जो हैं कोलैबोरेटिव एक्शन में काम करें, एक साथ मिल के पार्टनरशिप में काम करें, तो ये गोल्स जो है वो टाइमली अचीव हो पाएंगे, जो कि एक जो है एक तरह से डिस्टेंट विजन के तौर पे ही देखा जा रहा है। अच्छा, कोविड-19 के बाद हमने देखा पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर रुझान चला गया, ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही हुआ। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूरल एरियाज़ में इंटरनेट और कनेक्टिविटी का इशू है, वहाँ पे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते कि अपने बच्चों की हेल्प कर सकें ऑनलाइन एजुकेशन में जो मसाइल आ रहे होते हैं। सो इट वाज हार्ड टू कोप अप विद दिस गैप। बच्चों की तालीम अफेक्ट हो रही थी, और हमारा गोल है, देखें, एजुकेशन प्रोवाइड करना, SDGs में क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बढ़ जाती है पाकिस्तान में जी। नेशनल एंड प्रोविंशनल लेवल पे जो है टास्क फोर्स सेट किए हुए हैं SDGs को लेके, जिनका काम ये होता है कि प्रोग्रेस आइडेंटिफाई की जाती है टाइम टू टाइम कि क्या हो रही है प्रोविंशनल एंड नेशनल लेवल पे। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं पाकिस्तान में बाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज, एंड कोई NGOs होते हैं जो टाइम टू टाइम जो हमारे लॉ मेकर्स होते हैं उन्हें एजुकेट करते रहते हैं रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और कुछ सजेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं उनको कि किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी चेंजिंग्स की ज़रूरत है हमें। अच्छा, हर्डल्स की फर्दर बात करें तो पाकिस्तान में देखें फाइनेंशियल हर्डल्स है, इकॉनमी जो है हमारी अगर वेंटिलेटर पे है, हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी है, हमारे पास कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है रिसेंट पास्ट में, 2022 में फ्लड्स, रिसेंट फ्लड्स का आना, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी होना, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें रुकावट के तौर पे हम देख रहे हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनके रास्ते में रुकावट है, इन गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो रहा है।
और कोविड-19 के बाद से तो मुख्तलिफ एस्टीमेट्स के मुताबिक बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान एक तरह से रुकावट आ गई है इन गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, पावर्टी लाइन के नीचे बहुत से लोग आ गए हैं। एंड एस्टीमेट्स तो ये हैं कि दुनिया में 3.9 ट्रिलियन डॉलर का जो है एक गेप आ गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SDGs. The gap to reach the sustainable development goals in developing countries increased by 56% after COVID-19. It totals 3.9 trillion in 2020 का ये estimate है. However, it could take less than 1% of the global finance to fill this gap. तो ग्लोबल फाइनेंस का 1% भी अगर आ जाए तो ये गैप जो है डेवलपिंग कंट्रीज में फुलफिल कर सकते हैं कि इतने पैसों की कमी आ गई है, 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की कमी आ गई है डेवलपिंग कंट्रीज में कोविड-19 के बाद से। वो 56% जो है पीछे पड़ गए हैं, पीछे हो गए हैं गोल्स को अचीव करने का जो उनका पेस था, क्योंकि पावर्टी, इकोनॉमी का पीछे हो जाना, ये सारी रुकावटें जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिली। सो बाय ऑल एस्टिमेट्स स्कॉलर्स का ये मानना है कि अगर जिस करंट पेस से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इकोनॉमीज पीछे हो गई हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि 2023 तक SDG गोल्स को मीट किया जा सके डेवलपिंग वर्ल्ड में ख़ास तौर पे। उसके अलावा पाकिस्तान की अगर चैलेंज की बात करें तो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है जिस रफ्तार से, वो भी एक बड़ा चैलेंज है इन गोल्स को अचीव करने में। पाकिस्तान में 2023 में जो डिजिटल सेंसस हुआ उसमें हमें देखने को मिला कि पिछले 4-5 सालों में 40 मिलियन से ज़्यादा लोगों की एडिशन हुई है हमारी पॉपुलेशन में। तो पाकिस्तान ने ब्राज़ील को भी सरपास कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया में 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, और टॉप 5 कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करें, दुनिया के जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, 5th नंबर पे अगर पाकिस्तान है। इन टॉप 5 में पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है एनुअल लेवल पे, वो बहुत ज़्यादा है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि बाय ईयर 2030 पाकिस्तान जो है दुनिया का 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। सो पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़, और जिसके चलते आपके इन सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो रहा है। और पाकिस्तान की अगर डेमोग्राफी देखें पॉपुलेशन की, तो हमारे पास जो 65 ईयर्स से बड़े एज के लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 4% है, और हमारे पास जो 15 से 64 ईयर्स के बीच वाले लोग हैं 60% हैं। तो आपके पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, कंट्री के पास कैपेसिटी उतनी नहीं है इस यंग पॉपुलेशन की उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने में। So, huge population and young population is a kind of challenge to address कि उनके ज़रूरियात को, उनकी एजुकेशन की नीड्स को, उनके हेल्थ केयर की नीड्स को कैसे, उनके उनके जॉब्स की नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए। तो इन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए जो करंट अप्रोच ये है कि पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फॉलो किया जा रहा है। इस अप्रोच को डोनर फंडेड डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। क्रिटिक्स जो है इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या ये जो डोनर फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहा जाता है कि इस अप्रोच से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। सजेशंस ये दिए जाते हैं कि आप जो आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उससे आप स्ट्रेंथन करें। डेटा रिपोर्टिंग जो है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो आपकी डेटा रिपोर्टिंग है उसको बेहतर बनाएं। जैसे आप टारगेट्स को बेहतर अंदाज से मॉनिटर कर पाएँ, और जो SDGs हैं इनको आपने नेशनल पॉलिसीज़ में मेन स्ट्रीम करना है। हर एक पॉलिसी में SDGs को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंसीडर किया जाए, और ये हर एक पॉलिसी में देखा जाए कि आपने पॉलिसी मेकिंग ड्राफ्ट करते वक्त इन गोल्स को अचीव करने के लिए ही पॉलिसी बनानी है। वो एजुकेशन की आपकी पॉलिसी हो, हेल्थ केयर की पॉलिसी हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो, किसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई आपका इनिशिएटिव हो, हर पॉइंट पे, हर पॉलिसी में आपने इन SDGs को मेन स्ट्रीम करना है, उसका हर पॉलिसी का हिस्सा बनाना है, तभी आप अचीव कर पाएंगे।
अच्छा, ये आयशा खान का एक कॉलम था डॉन के अंदर, डेमोक्रेटाइजिंग एसडीजीज। ये कहती हैं कि एक मेजर चैलेंज ये है एसडीजीज के साथ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, इनको देखा जाता है कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें आप टॉप पे गवर्नमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं टॉप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशंस, जिसमें कम्युनिटीज़ की आप इन्वॉल्वमेंट पे ज़्यादा जो है अगर कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो इनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। देखें, अगर आप टॉप डाउन अप्रोच से चलते हैं तो ये जो बॉटम पे लोग हैं, आखिर में तो गरीब ही लोग हैं ना, मिसाल के तौर पे पॉवर्टी में भी जो लोग मुब्तला हैं, लेक ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का मसला भी लोगों का है, एम्प्लॉयमेंट का मसला भी लोगों का है। सो अगर आप टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करेंगे, खुद से प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करेंगे और इन पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आप लोगों का फ़ायदा उस लेवल का नहीं कर पाएंगे, ये आयशा खान का मानना है। सो अगर आप बॉटम अप अप्रोच को अप्लाई करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अच्छा आपके मसाइल क्या हैं, और उन मसाइल्स को देखते हुए, उन कम्युनिटीज़ की नीड्स को समझते हुए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करें, उसके बाद आप जो है पॉलिसीज़ बनाएं। तो वैसी पॉलिसीज़ में जब ये लोग आपके साथ होंगे तो वो उन पॉलिसीज़ को ऑन भी करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स के साथ अलाइन भी करेंगे उनको, अगर आप इन्वॉल्व कर दें। जैसे लोकल गवर्नमेंट को अगर आप एम्पावर कर देते हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर आपके एक टाउन का ऑफिसर है, लोकल गवर्नमेंट का कोई आपका इंडिविजुअल है जो एक मोहल्ले को रिप्रेजेंट करता है पर्सन, अगर वो एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ अलाइन है जो उसे इर्द गिर्द के लोगों को फायदा होना है। लेट सपोज अगर आप एक गली में रहते हैं, यहाँ पे आपका घर है और प्रोजेक्ट ये है कि इस गली के आगे आपने जो है एक रोड बननी है साफ सुथरी और लाइट्स लगनी है, तो इस प्रोजेक्ट में आप कितनी दिलचस्पी से काम करेंगे, क्योंकि आप ही के घर के सामने वाली गली बननी है, आप ही के घर के सामने सरकारी लाइट्स लगनी है, और वहाँ वहीं पे जो है आगे स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है, और वहीं पे जो है आपके इर्द गिर्द के जो है मोहल्ले के बच्चे पढ़ने हैं। तो इस तरह का अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें लोकल्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाएगा तो वो उस प्रोजेक्ट को ऑन भी करेंगे। तो यही आयशा खान का जो है यहाँ पे टेक है कि इन प्रोजेक्ट्स को, एसडीजीज के गोल्स को डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, लोकलाइज करने की ज़रूरत है। आप एम्पावर करें लोकल कम्युनिटीज़ को, उनको फंड्स प्रोवाइड करके, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करके, और इम्प्लीमेंट करें वही प्रोजेक्ट्स जो सस्टेनेबल गोल्स के साथ अलाइन करते हों। ठीक है, वहाँ पे भी इनिशिएटिव वो लिए जाएं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ मैच कर रही हों। सो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की ज़रूरत है, और लोकल कम्युनिटीज़ को आपने कॉन्फिडेंस में लेना है, और उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, फंडिंग प्रोवाइड करनी है, उनको हेल्प करना है उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में जो एसडीजीज के साथ अलाइन होते हों। और उसके अलावा यू हैव टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, आपने ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करना है, एक ऐसा मैकेनिज्म सेट करना है जहाँ पे टाइम टू टाइम आप लोकल कम्युनिटी से फीडबैक ले सकें। जैसे आपको अंदाज़ा हो कि जो आप काम कर रहे हैं उससे वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं पर्टिकुलर इलाके में, लोकल कम्युनिटी जो है वो खुश भी है या नहीं, उनको जो सर्विसेज मिलनी है वो डिलीवर हो रही हैं या नहीं। तो इस तरह से आप लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करके वही प्रोजेक्ट्स आप फंड करके जो एसडीजीज के साथ अलाइन करते हैं, उनके फीडबैक को बार बार लेके आप इसको डेमोक्रेटाइज कर देंगे, और इस तरह से पाकिस्तान में एसडीजीज को अचीव करने में आप तेज़ी ला पाएंगे। तो दिस इज़ द टेक ऑफ आयशा खान, एंड यू कैन कोट इट समवेयर इन योर आंसर। तो दिस इज़ वेयर अवर टुडेज लेक्चर एंड, और साथ ही साथ एक आपके लिए असाइनमेंट ये है, जो भी ये 17 आपके गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपने करना ये है कि एक गोल मेंशन कर दिया, लेट्स सपोज आपने पहला गोल मेंशन कर दिया कि नो पावर्टी, ठीक है जी।
तो उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में क्या इनिशिएटिव लिए हैं, गोल 2 को आप देखें, लिस्ट करें, उसके मुतालिक क्या इनिशिएटिव लिए गए। हर एक गोल के सामने दो चार आपके इनिशिएटिव, जैसे एजुकेशन का लेक्चर हो गया, पावर्टी का लेक्चर हो गया, वो हमने ऑलरेडी जो क्लासेस में चीज़ें कवर की हैं वो आप डायरेक्टली मेंशन कर दें। जो चीज़ें जो है हमने जिस पे अलग लेक्चर नहीं किया वो आपने फिर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना है इंटरनेट से। गोल्स को लिस्ट डाउन करें, ठीक है जी, गोल नंबर 1, गोल 2, गोल 3, और उसके नीचे आप पॉलिसी या इनिशिएटिव्स दे बताएं कि रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। और ट्रस्ट मी, ये जो भी आप काम करेंगे अपनी एंड पे, ये आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स ऐसे के कंटेंट में बहुत चीज़ ये वाली काम आने वाली है। और जो स्टूडेंट्स नहीं करेंगे तो वो फिर अपना नुकसान करेंगे। सो ये असाइनमेंट आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद कल तक करना है, और ज़ुहैब को आप जिस तरह से मैंने आपको समझाया है पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, जैसे मैं देख लूँ कि आपने काम किया है। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। अगर है भी सही तो आप अपनी कोई भी इससे लेक्चर से रिलेटेड क्यूरी हो तो वो मुझे आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ज़ुहैब को फॉरवर्ड कर दीजिएगा वॉइस नोट में, वो मुझ तक पहुंचा देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।